दोस्तों विगत दिने 3 घटनाएँ ऐसी हुई, जो दिखने में तो अलग-अलग लग रही है, लेकिन उनका अगर तार देखा जाए, तो आपको जब मैं बताऊँगा तो आपको जुड़ा हुआ महसूस होगा। अब कितना सही होगा, कितना गलत, ये तो आने वाले दिनों में इसका जब रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा, लेकिन आपको जुड़ा हुआ महसूस 3 घटनाएँ कैसे घटी? एक पहला घटना ये घटा कि आपने देखा होगा कि आरक्षण हटाओ आंदोलन जो है, वो शुरू हुआ। और ये अगर देखा जाए, ये जो यूजीसी का मामला है वो जयपुर से लेकर, और ये मामला फिर आरक्षण हटाओ वाला जो आरएचए बना उसका लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया सेम डे। उसके बाद आपने देखा होगा कि उसी दिन राहुल गांधी जो है, उन्होंने धरने पे बैठ गए पार्लियामेंट्री स्टेज पे, और उन्होंने बताया कि भाई जो उनके हिसाब से जो गन लगा, पैलेट गन जो होता है, और जिस व्यक्ति का उन्होंने दिखाया था, जिस लड़के का कि उसके आँख में लग गया था, उसको लेकर वो बैठ गए। उसी समय जयपुर में ही जो सीजेपी के जो बोलेंगे जो एक अभिषेक राका है, उसके ऊपर वहाँ के लोगों ने, मतलब जो ग्रामीण है जो कि न्यूज़ में है, उन्होंने अटैक कर दिया और उसके साथ काफ़ी हाथापाई हो गई और वहाँ पे एक हिंसा आ गई। अब देखने में 3 ऐसी घटनाएँ हैं जो आपको अलग-अलग दिखेंगी, लेकिन कैसे जुड़ती है तारे? ये मेरा एक अलग दिमाग में एक एनालिसिस आया, तो मुझे लगा कि इस पहलू पे हमने कभी चर्चा ही नहीं किया कि क्या ये सब महज़ इत्तेफ़ाक है या फिक्स है? अब आपने देखा होगा कि सीजेपी के जो आंदोलन हुआ था उसको मीडिया वालों ने बहुत फुटेज दिया। मीडिया और सोशल मीडिया पे जो भी कांग्रेस से लेके विपक्षी दलों के जितने भी पार्टियाँ थे, चाहे वहाँ पे प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी के बारे में जो अपशब्द बोले गए, उसके बावजूद भी उसको काफ़ी सपोर्ट मिला। जबकि शुरुआती दौर में देखेंगे 200 से ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन कैसे उसको बड़ा बनाया गया और कैसे इसमें सरकार का भी हाथ रहा उसको बड़ा बनाने में। और उसके बाद आपने देखा होगा कि सरकार कैसे घुटने टेक दिया चंद लोगों के सामने। तो उसके बाद से जंतर मंतर पे अब ये एक धरना हुआ। ये धरना देखा जाए, वो धरना जो था एक, मतलब आप देखेंगे कि वो धरना के विरोध में भी बहुत लोगों ने, जो कि गवर्नमेंट के सपोर्ट में वोट दिए हैं, उन लोगों ने उसको बहुत कड़ी निंदा किया। उसके अगेंस्ट में काफी लोगों ने सोशल मीडिया पे चाहे वीडियो बनाया, चाहे कमेंट किया, और लोगों ने पोस्ट डाले। लेकिन जंतर मंतर का ऐसा मुद्दा है जो कि आप देखेंगे जनरल कास्ट का 53% का वोट शेयर, अगर देखेंगे पूरे जनरल में जिन्होंने वोट दिया, तो 53% ने बीजेपी को वोट दिया। अब देखिए हर जगह जनरलों की जनसंख्या जो है ज्यादा, कहीं कम है कहीं, तो देखा जाए तो 35 से 38 तक जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं। इसमें से 79% के आसपास, 79 तो 90 तक वो भी, इनके जो जनरल कोटे के हैं, ये बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। बाकी लोगों का जनसंख्या देखिए आप 60% में आ गए, ओबीसी, एससी, एसटी, उनके वोट जो है इस तरह से आपको बीजेपी को नहीं मिलेगा। अगर आप जनसंख्या को उनके अनुपात से देखेंगे तब आपको लगेगा कि अगर इनका 53 है तो उनका 40 के आसपास है। लेकिन लमसम जो बीजेपी को 38% वोट मिलता है, अगर उसी का एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं जनरल कोटे के लोग बीजेपी को जिताने में सबसे ज्यादा आगे बढ़कर वोट देते हैं। तो अब जानते हैं कि एक आदमी की एक कीड़ा होता है दिमाग में, कि हम उसको छोड़ के उसके पीछे पहुंचते हैं जो चीज हमारे हाथ में नहीं होता है या जो हमारा नहीं होता है। अब वोट शेयर के हिसाब से देखें तो हमेशा से किसी भी, कहीं कोई भी बीजेपी के देखा जाए तो बीजेपी के जब भी ऐसे मुश्किल दौर आए हैं तो जनरल जो कोटे के लोग होते हैं वो चाहे पोस्ट से हो, वीडियो बना के, और बीजेपी के सपोर्ट करते रहे। उस तरह से आप दूसरे ओबीसी समाज हो या एससी एसटी समाज हो, उस तरह से उसका उसके साथ नहीं खड़े, तो उनका अपने कास्ट वाइड वोट होता है, जिसमें देखेंगे तो
कास्ट वाइज अपने वोट अपने अपनी जिन जिन जातियों से संबंधित दल है उनको उनके तरफ उनका झुकाव होता है, उनको वोट देते हैं। तो जब ये चीजें होती हैं तो आप जब जंतर मंतर में, मैं ये आप लोगों को इसलिए बताने का प्रयास किया कि आप लोग समझिए कि बीजेपी कितना बड़ा नुकसान करने जा रही है और ये क्यों हो रहा है। अब इसके दो कारण हैं कि पहले जो अचानक जो सीजेपी को मैंने इसलिए आपको उद्धृत किया या एग्जाम्पल दिया, क्योंकि अगर ये सीजेपी के लिए इस तरह का अगर होता तो वो जब जंतर मंतर पे बैठे थे तभी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपने किसान आंदोलन को कैसे बड़ा देखे कि एक टाइम में किसान आंदोलन हट रहा था, लेकिन राकेश टिकैत को, जो राकेश टिकैत घड़ियाली वहां से बाहर रहते, अचानक से किसान के नेता बन गए दूसरे दिन ही, रातों रात, जबकि लग रहा था कि इस बार अब हट जाएगा ये। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या थी, ये जो जंतर मंतर पे जो जब आरएचए के लोग और आंदोलन करने बैठे, अचानक से वहां पे मीडिया में फुटेज जो सीजेपी को उसके पहले जंतर मंतर पे पूरा मीडिया, जो इतनी बड़ी आंदोलन नहीं थी, और पूरा मीडिया में छाया रहा सीजेपी, अभिषेक दुबे, सौरभ दास, ये एकदम एक एक, एक वो था कौन, अरे उसका नाम भी बोल रहा हूँ, हरियाणा का बंदा था, डांस करता था, ये सारे लोग छाए थे। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हरियाणा से थी, राजस्थान से लेकर और दिल्ली तक में, उत्तर प्रदेश में लोग जुटे, लेकिन कहीं भी आपने मीडिया हाउसेस में नहीं देखा इसके ऊपर कोई न्यूज चलाते हुए। जो जो प्राइवेट मीडिया चैनल थे, जो लोगों ने कुछ अपने बना के रखे थे, उन लोगों ने इसको दिखाया, इनको फुटेज दिया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये नजर क्या चलता रहा कि एक जो राजस्थान में जो है हुआ, वहां पे जो सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई, और दूसरा राहुल गांधी छाया रहे। तो मैं तो मानता हूँ कि चलो राहुल गांधी का तो एक्सीडेंटल हो सकता है, लेकिन सीजेपी वाला ऐसा क्या था कि इतनी बड़ी मुद्दा, इतना उससे बड़ा मुद्दा जंतर मंतर पे था, लेकिन उससे बड़ा दिन भर ये दिखाते रहे कि रांका क्या ट्वीट कर रहा है, तो अभिषेक दिब्के क्या ट्वीट कर रहा है, तो वहां पे क्या चल रहा है, ये सब दिखाते रहे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आरएचए मतलब आरक्षण के खिलाफ में जो आंदोलन चल रहा है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में फुटेज पा सके, और ये इसीलिए सब घटनाएं मुझे लगता है एक तरह से प्रायोजित की गई, जिसकी वजह से, और अगर मान लीजिए कि हर जगह वो जा रहा था बंदा, एडीएम की तरह जा रहा था, हर महाराष्ट्र में भी कई जगह गया, और वहां दिखाया जाएगा आपको कि स्कूल में जाके ऐसे जगह इंस्पेक्शन कर रहा है, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी दिन क्यों हुआ, जब वो जयपुर में जिस दिन 21, मेरे ख्याल से 21 तारीख की बात होगी, और ये हुआ, तो फिर वहां पे क्यों हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और यही वजह है कि जिस तरह से जो लोगों का एकत्रित हुआ, मतलब मुझे तो कई लोगों ने कि मतलब जो सीजेपी का मेन जब अपने उफान पे था, उतना भीड़ जितना था ना, उससे 10 गुना 10 टाइम ज्यादा भीड़ था वहां पे, लेकिन उसके बावजूद भी मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं बनाया। इक्का दुक्का देख लिया उस पर ट्वीट, तो सुशांत सिन्हा ने बोला था, अमन चोपड़ा ने कुछ लिखा, लेकिन बाकी लोग इससे नदारत रहे। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इस आंदोलन को आगे बढ़े या इसको फुटेज मिले, इसलिए उन्होंने अगर एक लकीर को छोटा करना हो तो मिटाने से बेहतर है कि उसके सामने बड़ा लकीर कीजिए। तो वो लोगों ने क्या किया कि एक नया चीज जो सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो जयपुर में हुआ, तो ये मुझे लग रहा है पूरा फिक्स था, और पूरे मीडिया में यही छाया रहा, हर चैनल पे यही दिखाया जा रहा, या तो राहुल गांधी धरने पे बैठे थे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये बहुत बड़ा राजनीति। अब सवाल ये उठता है कि इससे फायदा गवर्नमेंट को होगा क्या। अब मुझे कई बार ये भी लगता है कि मोदी जी को लग रहा है कि आने वाले दिनों में, पता नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हो सकता है कि उनको लग रहा है कि अब तो मैं अगली बार नहीं आऊंगा, या लोग बोलेंगे इतने एज में तो सबको, जब एक रिटायरमेंट हो जाता है पॉलिटिक्स में, बीजेपी में हुआ है, जैसे मुरली मनोहर जोशी हो गए, आडवाणी जी हो गए, तो इस तरह मोदी जी को भी गद्दी छोड़ना चाहिए, और एक 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 डिबेट हो जाए। तो एक होता है ना कि अरे मैं नहीं खाऊंगा तो खाना ही खराब कर दो, खाने में नमक डाल दो, तो वैसे, क्योंकि अगर इनको
SC/ST ओबीसी पे इस तरह का कानून लाना था तो 2014 के 24 के पहले भी ला सकते थे। लेकिन उस समय जब सेंसस हो रहा था, कास्ट सेंसस के लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बोल रहे थे, तब तो तैयार नहीं थे। तब इनको था कि नहीं, हमारा जो अगला वोट बैंक है वो पिछड़ जाएगा। लेकिन अचानक से ये चीजें SC/ST में और हिंदू जो मतलब वोट बैंक है उसमें डिवाइड का क्या मतलब है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रल लीडरशिप है दिल्ली का, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, ये लोगों को लगने लगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। और एंड द टाइम में अमित शाह जब अगर अगर कमान संभालने का प्रयास करेंगे तो लोग इसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे और बीजेपी बहुत बड़ा हार कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि पार्टी में टूट भी हो सकती है और एक छिछालेदन भी होगा। आप मान लीजिए कि अमित शाह को दिमाग में होगा या कोई और को दिमाग में लाने का होगा और योगी आदित्यनाथ को नहीं लाएंगे तो बीजेपी में एक बहुत बड़ा डेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही चीज चल के अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हार जाते हैं या बीजेपी हार जाती है तो एक तो मैसेजिंग हो जाएगा कि भाई देखो, पिछड़ों के लिए हम चुनाव हार गए, और दूसरा हो जाएगा कि मैं ही 15 साल तक इस देश में राज किया, एक छत्रम अचानक से जीते, कोई भी बीजेपी का लीडर ऐसा नहीं हुआ, नेहरू जी के पास मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं जीता। ये एक बहुत बड़ा, एक आदमी को कभी कभी इस तरह का एक एक ईगो प्रॉब्लम हो जाता है। देखने में वो सामने से ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन अंदर से एक होता है कि मैंने जो काम किया ऐसा ना हो कि मेरा रिकॉर्ड टूट जाए। ये रिकॉर्ड जो टूटने का है ना, ये हर आदमी के बीच में लालसा रहता है। चाहे वो गावस्कर जो डॉन ब्रैडमैन होंगे तो उनका भी रिकॉर्ड होगा, उसके बाद गावस्कर साहब आए उनका रिकॉर्ड होगा, तेंदुलकर, उसके बाद कोहली का भी। लेकिन रिकॉर्ड टूट जाते हैं, उसको कोई रोक नहीं पाता है, अगर ऊपर वाला चाहे तो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अब मेरा कोई रिकॉर्ड ना बीजेपी में तोड़ पाए, क्योंकि सब चीज तो अच्छा चल रहा है। तो फिर अचानक से आपको ये चीज को जो बोलते हैं ना कि रायता फैलाने की क्या जरूरत थी? आप 10-12 साल में तो रायता नहीं फैलाया, अचानक से आपने रायता 2027 के चुनाव के पहले ही फैलाना शुरू किया। और ये चीज का परिणाम ये हुआ कि आपने देखा होगा कि बिहार में जहां से नितिन नवीन आते हैं, जहां 35 साल से बिहार में बीजेपी जीत रही थी, वहां से चुनाव हार गए बांकीपुर से। और जो चुनाव बुरी तरह जहां जिस पार्टी ने हार का सामना किया था बिहार में, जो जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी थी, वो वहां से जीत गए। ये दर्शाता, वहां के वीडियो मिल जाएगा, वहां के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने बोला कि क्या मैं अपने बच्चों को मार खाने के लिए वोट दूंगा, अभी तक मैंने वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि हमें जो आभास हो रहा है, क्या वो बीजेपी को नहीं होगा? फिर आखिर ऐसा कर क्यों नहीं है? तो इसके दो ही पक्ष हो सकते हैं। एक तो मेरे बाद कोई जीते नहीं, और योगी आदित्यनाथ को इनडायरेक्टली जो कर छोटा करो पता भी नहीं चले। और ये फुटेज जो आरक्षण का मुद्दा है, वो जो यूसी के साथ से एक जनरल कैटेगरी में एक जो मतलब बोलेंगे कि एक मतलब अंदर से निगेटिविटी आई है, उसको सरफेस पे नहीं आने दे, उसको पावरफुल ना होने दे। अगर मीडिया में फुटेज मिलेगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा बड़ा होने लगेगा धीरे धीरे, और वो हो सकता है पार्टी बना ले तो एक बहुत बड़ा जो बीजेपी का वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं छिटक जाएगा। लेकिन कितना भी प्रयास कर लो, इसी तरह का तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती रही, सेकुलरिज्म के नाम पे मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही, वो सोचिए यही जीत का फॉर्मूला है। लेकिन आज देखिए बीजेपी के उद्भव से उसकी क्या हालत है। और यही जो दम है ना कि भाई आप SC/ST या ओबीसी के नाम पे आप नया वोट बैंक अवार्ड के और जीत सकते हो, तो मुझे लग रहा है कि ये भी किंवदंती जो है आने वाले दिनों में टूट जाएगी। धन्यवाद।